परिवर्तन यात्रा की टक्कर में सतत विकास यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और उत्तराखंड प्राइम में बात आज इसी सियासी यात्राओं की होगी, जहां पर यूं कहा जाए कि दीपावली के बाद जैसे यात्राओं की होड़ लगने वाली है। आखिरकार सियासत के नजरिए से यह यात्रा कितनी जरूरी और कितनी मजबूरी। यह बात मजबूरी की इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना कार्यक्रम तय करके पूरी रूपरेखा अब आवाम के सामने रख दी, लेकिन जिस अंदाज में इस रूपरेखा को तैयार किया गया है वो बेहद शानदार दिखाई देती है, लेकिन कई सवाल भी खड़े करती है। शुरुआत जिस दिन से की गई सोच समझ के, अंतिम समापन जिस दिन किया जाएगा वो भी सोच समझ के, और जिस दिन समापन होगा उस दिन एक रैली होगी। उस रैली को यादगार बनाने के लिए कांग्रेस अभी से जुटने वाली है। अब यह रैली किसकी होगी? वो रैली होगी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। ऐसे में इस यात्रा के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस जरूर करेगी, क्योंकि परिवर्तन यात्रा का तोड़ अब उसे तलाशना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी हो चला है। कांग्रेस के लिए यह यात्रा किस तरह की होगी, शेड्यूल क्या है, और आखिरकार इस यात्रा में किसे शामिल ना होने की हिदायत कप्तान साहब ने दी है, इशारों इशारों में दिखाएंगे आपको। पहले मुद्दे में पूरी की पूरी दास्तान, जबकि दूसरा मुद्दा यात्राओं से इतर उस आरोपों से जुड़ा है जिसका जवाब अब भाजपा को देना है। यह दरअसल वो आरोप है जिसके कमजोर नब्ज दबाने का प्रयास हरीश रावत ने कई बार किया। आखिरकार हरीश रावत ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर सीधे तौर पर बीजेपी अब मैदान में आकर खड़ी हो चुकी है और जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। दिखाएंगे आपको दूसरे मुद्दे में पूरी की पूरी दास्तान, लेकिन शुरुआत आज के पहले मुद्दे से यानी कि यात्राओं से। दिखाते हैं आपको कि यात्रा किस तरह की होगी कांग्रेस की, उसका शेड्यूल क्या है, और उसके बाद उत्तराखंड प्राइम के आज के सवाल भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमोदन के बाद, उनकी स्वीकृति के बाद हमने परिवर्तन यात्रा 9 के बजाय 12 तारीख से प्रारंभ करने का मन बनाया है और सुबह ही रथों का पूजन यहां पर 12 तारीख को होगा और ठीक उसके 11 बजे करीब हम यहां शहीद स्मारक में जाके शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेंगे। इस तरह से पूरा दिन उस दिन पूजन और शहीद स्मारक पर पूजन और श्रद्धांजलि देने में रहेगा। 19 तारीख से सतत विकास संकल्प यात्राएं इंदिरा जी के याद में हम आयोजित कर रहे हैं 500 के 500 लोकसभा क्षेत्र में, और उसका जो संपूर्णता को प्राप्त होंगी यात्राएं 9 दिसंबर को सोनिया जी का जन्मदिन है। परेड ग्राउंड में हम बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं, आशा की किरण भी हैं, राहुल गांधी जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि उस जनसभा में वो हमको भी मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। सभी यात्राओं की शुरुआत में मैं और मुख्यमंत्री जी उनका शुभारंभ करेंगे, वहां पर उपस्थित रहेंगे। 14 की 14 विधानसभाओं में हर संसदीय क्षेत्र की मीटिंगें होंगी, जनसंपर्क होगा, और उसमें जहां जहां पर भी मौका मिलेगा मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी संयुक्त रूप से भी और अलग अलग उसमें जो है वो सम्मिलित होंगे। उत्तराखंड में चुनावी दस्तक के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी सियासी हवा के झोंके बहने लगे, तो दोनों बड़ी राजनीतिक दलों ने सियासी ताप भागते हुए कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा अब अपने अपने नोटिस बोर्ड पर टांग दी है। अब फाइनल मैच से पहले 2020 का सियासी मुकाबला जनता के स्टेडियम में होगा, जिसकी गवाह उत्तराखंड की आवाम ही बनेगी। बीजेपी के बाद कांग्रेस के घर में भी हलचल तेज हुई। पार्टी के चतुर चाणक्यों ने सियासी कार्यक्रमों की लंबी चौड़ी फहरिस्त अब बना डाली है। कांग्रेस ने अपनी जो रूपरेखा तैयार की है, चलिए पहले उस पर नजर दौड़ाते हैं। 6 नवंबर को कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में बंजारावाला में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन होगा। 6 तारीख के बाद 8 तारीख को रायपुर ब्लॉक में बहुउद्देश्य शिविर लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जबकि 10 को कैंट के साधुराम कॉलेज में शिविर लगाया जाएगा।
इसके बाद 12 नवंबर से कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ विकास बचाओ की यात्रा का शंखनाद कर सियासी महाभारत का बिगुल फूकेगी। उसके बाद 19 नवंबर को स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 100वें जन्मदिन पर कानपुर में सतत विकास यात्रा का बिगुल बज जाएगा। सतत विकास यात्रा 9 दिसंबर तक चलेगी। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्मदिन पर दून में सतत विकास यात्रा का समापन भी होगा और इसी दिन राजधानी देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कांग्रेस के चिराग यानी कि राहुल गांधी खुद रैली में गरजेंगे। विकास बचाओ का नारा दिया है और कहा कि पार्टी यात्रा निकालेगी। वो उत्तराखंड की वर्तमान परिस्थितियों के लिए बहुत मौजूद है, बल्कि सभी गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए भी बड़ा मौजूद है। परंपरागत तरीके से 2 रैलीज करते हैं, वही करेंगे, लेकिन जो है मैंने कहा ना कि शीर्षासन होंगे यहाँ। अभी आगे देखते जाइए, लेकिन नतीजा वही होना है जो आज है। कांग्रेस की सतत विकास संकल्प यात्रा का पहला चरण धर्मनगरी हरिद्वार यानी कि 19 नवंबर से शुरू होगा। 1 दिसंबर को डोईवाला में इसका समापन होगा। हरिद्वार के बाद अल्मोड़ा में 21 नवंबर को चंपावत से शुभारंभ होगा और 4 दिसंबर को सल्ट में इसका समापन होगा। इसी तरह नैनीताल लोकसभा सीट की बात करें तो 22 नवंबर को खटीमा से सतत विकास संकल्प यात्रा का आगाज होगा, जबकि 6 दिसंबर को नैनीताल में यात्रा का समापन होगा। वहीं पौड़ी लोकसभा की बात करें तो पौड़ी में 23 नवंबर को देवप्रयाग से इस यात्रा का आगाज होगा, जबकि 5 दिसंबर को नरेंद्र नगर में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। वहीं टिहरी लोकसभा सीट पर 25 नवंबर से ये यात्रा शुरू होकर 9 दिसंबर को दून में इसका समापन किया जाएगा। चलिए अब आपको बता दें कि कांग्रेस के यात्रा कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने भी अपने कार्यक्रम की रूपरेखा पूरा लेखा जोखा तैयार करके रखा हुआ था, जो कि उसने जनता के सामने पहले ही रख दिया था। आइए उस पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। 12 नवंबर को बीजेपी के बिग बॉस अमित शाह दून पहुंच रहे हैं। अगले ही दिन यानी कि 13 नवंबर से परिवर्तन यात्रा को दून से रवाना करते वक्त रैली को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा में कुल 27 जगहों पर केंद्रीय मंत्री इस यात्रा की अगुवाई खुद करेंगे। इसके साथ साथ बिग बॉस की 3 रैली भी प्रस्तावित है। 13 नवंबर को तो दून में होंगे, 22 नवंबर को अल्मोड़ा, जबकि 7 दिसंबर को हल्द्वानी में शाह का शानदार शो देखने को मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि 7 दिसंबर को शाह का मेगा शो होगा, तो ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 9 दिसंबर को राहुल की दून में ललकार सुनाई देगी। यकीनन सियासी महाभारत से पहले रैलियों के जरिए एक दूसरे की ताकत भांपने की कोशिश होगी। यात्रा करनी चाहिए और बल्कि उनको पहले अयोध्या के लिए प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए, फिर मथुरा के लिए प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। यात्राएं जो है भाजपा की ओवरड्यू हो गई हैं, तो वो यात्राएं भी करेंगे। ये हमारा सजेशन है उनको, मतलब दोस्ती में कुछ अच्छी बातें कही जाती हैं, जो हमारा सजेशन। खैर ये तो वक्त बताएगा कि कौन 19 साबित होगा और कौन 20, मगर इतना जरूर है कि अब स्टार वॉर छिड़ चुका है। कैमरामैन सुमित डबराल के साथ प्रवीण कुमार, जैन टीवी, देहरादून। तो चलिए प्रवीण, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मसला यहां पर टक्कर का है। आइए जरा पहले कुछ सवाल उत्तराखंड प्राइम के और फिर सीधा रुक करते अपने सहयोगी प्रवीण के पास। सवाल उत्तराखंड प्राइम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले नजर आज के सवालों पर। पहला सवाल यह कि कांग्रेस बना पाएगी बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त इस यात्रा से, जबकि दूसरा सवाल यह कि कांग्रेस ये प्रूफ कर पाएगी कि वो बीजेपी की नकल
नहीं कर रही है, क्योंकि भाजपा की ओर से लगातार कुछ ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अगला सवाल यह कि संगठन और सरकार में तालमेल दिखाई देगा इस दौरान, सवाल यह भी। और चौथा सवाल यह कि अकेले संगठन के कंधों पर क्या जीतने की जिम्मेदारी या जिताने की जिम्मेदारी दी जा रही है। जबकि आखिरी सवाल यह कि राहुल या फिर हरीश, कौन होगा कांग्रेस का बड़ा चेहरा उत्तराखंड में, इस बार यह भी पता चलेगा। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़े हैं। प्रवीण, सवाल कई खड़े हैं, लेकिन यहां पर मसला टक्कर का है और शेड्यूल कांग्रेस का देखें तो बेहद दिलचस्प बनाया है। शुरुआत बेहद खास दिन से और समापन भी बेहद खास दिन से। संकेत और संदेश साफ है बिल्कुल। रणनीति देखें तो जिस तरह से बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला किया और उसके बाद पहले ही तक आप कह सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही इस बात का ऐलान हुआ था कि हम लोग विकास यात्रा निकालेंगे कांग्रेस की तरफ से। हालांकि उसके बाद जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और उनके जो उपाध्यक्ष है ज्योति सिंह बिष्ट को डेंगू के बाद जिस तरह से पार्टी संगठन के काम से दोनों अलग हुए, उसके बाद जिस तरह से आज और कल 2 दिन की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि हम लोग 5 जो संसदीय क्षेत्र है उस पर विकास संकल्प यात्रा पे निकलेंगे और जनता को बताएंगे कि राज्य सरकार किस तरह से किन किन क्षेत्रों में विकास कर रही है और आगे क्या योजना है। वहीं पर केंद्र सरकार की जो नाकामियां है या फिर केंद्र सरकार ने जो पुराने वादे किए थे लोकसभा चुनाव में और उसके बाद जिस तरह से राज्य में सरकार गिराने की कोशिश हुई थी, उन तमाम मुद्दों पर भी जनता से इंटरेक्ट होंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 9 दिसंबर को राहुल गांधी यहाँ आएंगे और परेड ग्राउंड में उनकी एक बड़ी रैली होगी और उसके बाद मैसेज देने की ये कोशिश होगी पूरे राज्य में कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ही दोबारा आ रही है और यही कोशिश बीजेपी की तरफ से भी हो रही है। उनके भी अपने कार्यक्रम है, उनके भी तमाम बड़े नेता उतर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि नवंबर से दिसंबर के महीने में स्टार वार यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। प्रवीण, स्टार वार शुरू हो जाएगा, लेकिन सवाल यह भी है कि जो सरकार और संगठन के बीच में खाई दिखाई दे रही थी, अब सत्ता सुख भोगने के लिए एक साथ दिखाई देंगे, ये भी तय है। और दूसरी बात, ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस रैली के माध्यम से ये बार बार सवाल खड़ा होगा कि क्या हरीश रावत पर ही पूरी लड़ाई निर्भर करेगी या फिर राहुल के सहारे भी एक उम्मीद उत्तराखंड कांग्रेस बांधकर चल सकती है। ये बात भी साबित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो कांग्रेस की तरफ से चेहरा तकरीबन साफ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत ही होंगे, लेकिन इतना तय है कि अकेले हरीश रावत के कंधे पर जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और राहुल गांधी समेत जो तमाम बड़े नेता, चाहे सोनिया गांधी हो या फिर पार्टी के दूसरे बड़े नेता हो, वो सभी यहाँ पर उतरेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। और जो केंद्र से भी टीम आएगी चुनाव को देखने के लिए, अलग से टीम होगी। यहाँ पे बाकायदा जो कांग्रेस भवन है, जो राजीव भवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वार रूम स्थापित करने की जो कवायद शुरू हो रही है। थोड़े दिनों के बाद जो तमाम कमेटियां बननी है, चाहे चुनाव संचालन समिति हो या फिर घोषणा पत्र समिति हो, इस तरह की जो कमेटियां होती है उसको भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दिसंबर के महीने में आचार संहिता संभावित है, उससे पहले तमाम तैयारी चल रही है कांग्रेस की भी। चलिए प्रवीण, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो बता रहे थे कि आखिरकार सियासत के नजरिए से इन यात्राओं का मतलब क्या है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब दिखाएंगे आपको कि आखिरकार किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस इस यात्रा को लेकर एक दूसरे पर आक्रमण करें। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो परिवर्तन यात्रा की टक्कर होगी सतत विकास संकल्प यात्रा से। ब्रेक से पहले आपने देखा कि आखिरकार कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम कैसे तय किया और इस कार्यक्रम का सियासी नजरिया क्या है वो आगे आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इस यात्रा को लेकर जिस अंदाज में अब सियासी युद्ध शुरू हो गया है, पहले उस पर गौर फरमाएं। भाजपाइयों के बाद मंगलवार को कांग्रेसियों ने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा की लकीर सियासी स्याही से कागज पर खींची तो सूबे की सियासत ने एक कदम और
उस सियासी दंगल की ओर बढ़ा दिया जहां 2017 में सियासत के सुल्तान का दंगल छिड़ना है। पंचधारियों ने कार्यक्रम का शेड्यूल टेबल पर रखते हुए ये जताने की पूरी कोशिश की कि सियासी बिसात पर उनके मोहरों को पीटने का मादा विरोधियों में नहीं है। लिहाजा दंगल में दमखम दिखाने से पहले यात्राओं के जरिए युद्ध भी कर एक दूसरे की ताकत को भांप लिया जाए, क्योंकि ये फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल की तरह होगा जहां दोनों तरफ से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की पूरी कोशिश होगी और वो भी आरोपों से आक्रमण करते हुए। हमारा 9 तारीख को सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पर हम देहरादून के परेड ग्राउंड में इन सभी यात्राओं को पूरा करने का काम करेंगे और उस दिन एक विशाल जनसभा में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को बुला करके उनका मार्गदर्शन लेकर के हमारे सारे कार्यकर्ता अपने घर जाएंगे और विधानसभा चुनाव का आगाज यहां से होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जहां पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर थी वहां पर पार्टी में जान फूंकने का काम किया। उत्तराखंड में जब 9 दिसंबर को सोनिया जी के जन्मदिन पर आकर के कांग्रेस के परिवार के साथियों को संदेश देने का काम करेंगे तो वो संजीवनी बूटी का काम करेगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे दृढ़ इच्छा संकल्प के साथ उच्च मनोबल के साथ अपने क्षेत्र में जाकर के कांग्रेस को मजबूत करने का, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा जी के समय से ही इंदिरा गांधी जी भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी, सब लोग उत्तराखंड से विशेष प्रेम रखते थे, लगाव रखते थे और आज वही कारण है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, सब लोगों का बहुत लगाव हमारे साथ है। और मुझे वो आपदा के दिन भी याद है जब आपदा आई थी केदारनाथ की, सबसे पहले सोनिया जी ने दौरा किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने दौरा किया, फिर प्रदेश को भरपूर सहायता दी थी उन्होंने। तो निश्चित रूप से राहुल जी के आने के बाद प्रदेश की जब सारी समस्याओं पर अपने विचार रखेंगे, वो सामने बातें आएंगी, तो मैं समझता निश्चित रूप से पार्टी संगठन उनके आह्वान को लेकर जब प्रदेश में निकलेगा तो हम फिर सरकार बनाने में सफल होंगे। अमित शाह आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे धन बल का, बाहुबल का, सत्ता बल का जितना भी प्रयोग कर दे, हरीश रावत जी के सामने कहीं टिकते नहीं। और प्रदेश में कांग्रेस की हवा है। हर आदमी जो भी, किसी से भी, आप ठेली वाले से, रेडी वाले, मजदूर से, गरीब से, महिलाओं से, युवाओं से, किसी से भी बात करो तो वो प्रदेश में कांग्रेस की बात करता है। जब प्रदेश में आपदा आई थी तो मोदी जी आए थे, तब वो गुजरात के, महज गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो कहते थे हमें केदारनाथ गोद दे दो, केदारनाथ का विकास कर देंगे। और जब इस देश के प्रधानमंत्री हो गए तो वो केदारनाथ को भूल गए। इस यात्रा का निकालना अति आवश्यक है और हम लोग जो है इसमें एक संकल्प यात्रा निकालेंगे। और आपने मेरे से पूछा कि कितना फायदा हमारी हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो यहाँ देहरादून आएंगे या उत्तराखंड में आएंगे 9-10 दिसंबर को, और वो जो अपना यहाँ पर जो भी पब्लिक मीटिंग करेंगे उसमें निश्चित तौर पर उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जो है उसका एक तरीके से आप ये मानकर चलिए कि उसका जो चुनाव का समय है ये, और चुनाव के समय में वो भी जनता को बताएंगे कि हमारी राज्य सरकार ने क्या क्या कार्य किए। कांग्रेसियों की ओर से जैसे ही कार्यक्रम सामने रखा गया तो युद्ध के लिए पहले से ही अलर्ट कमल के कुनबे वालों ने एक बार फिर कह दिया कि उन्होंने भी लोहे के चने नहीं चबाए हैं। मुद्दे रूपी मिसाइलें, बयान बम और आरोपों की तोप को सियासत के मैदान में उतार दिया गया है। लिहाजा अब दोनों के सियासी गलियारों में नहीं बल्कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आमना सामना होगा। देखिए, राहुल की रैली जहां जहां हुई वहां कांग्रेस का बंटाधार हुआ। आप थोड़ा इतिहास अगर देखें, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी बड़ी रैलियां की, कहीं रिक्शे वालों के बीच में, कहीं कुलियों के बीच में, क्योंकि सारे राहुल जी सारी नौटंकियां चुनाव के टाइम करते हैं और जनता इस बात को समझती है कि जो ऐन समय पर पार्लियामेंट छोड़कर विदेशों में जाकर अपना मस्ती कर रहा हो और सिर्फ चुनाव के टाइम पे नौटंकी कर रहा हो तो जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है। तो राहुल की आइए किसी की भी रैली कर लें, चाहे सोनिया जी आ जाएं, चाहे राहुल जी आ जाएं, यहां कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस का चरित्र पिछले 4-6 महीने से प्रदेश की जनता ने देखा है। बात तो ये है कि कांग्रेस विकास की बात करती है तो अपने आप में ये हास्यास्पद मुद्दा है। उत्तराखंड का जितना नुकसान कांग्रेस के द्वारा किया गया, भ्रष्टाचार, लूट, हर प्रकार के गलत कार्य इस प्रदेश में हुए, तो ऐसे में कांग्रेस अगर विकास की बात करती है तो केवल जनता को धोखा देने की कोशिश है, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है। सत्य ये है कि कांग्रेस ने
उत्तराखंड के संग जो मजाक किया है उसमें राहुल जी भी सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड की लूट होती रही है और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी प्रदेश नेतृत्व को सपोर्ट करता रहा। यकीनन 2017 की फाइट जब उत्तराखंड में लड़ी जा रही होगी, उस वक्त पूरे देश की नजरें इस प्रदेश पर टिकी होगी, क्योंकि इस अखाड़े में होने वाला सियासी मुकाबला सही मायनों में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होना है। क्योंकि 19 मार्च के बाद से तमाम आरोपों के जरिए एक दूसरे को बदनाम करने की सियासत का सच है क्या, वो इसी चुनावी नतीजों में छिपा होगा। वैसे भी पंजाधारी जहां जीत का परचम लहरा उम्मीदों के सूरज की रोशनी को पहाड़ से देश भर में फैलाने का संदेश देने की कोशिश करेगी, तो भाजपा पहाड़ से कांग्रेस के सूर्य को अस्त करने के पैगाम देने का प्रयास। कैमरामैन सुमित डबराल के साथ प्रवीण कुमार, जैन टीवी, देहरादून। जी हाँ, अब यहां पर बात टक्कर की हुई। एक तरफ परिवर्तन यात्रा और दूसरी तरफ सतत विकास संकल्प यात्रा। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों संगठन के नेता हैं, अलग अलग पार्टी के। दोनों ने ही अपने अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का काम किया है, जो कि आपने पहले देखा। एक तरफ कांग्रेस की पूरी जो शेड्यूल तय किया गया है सतत विकास संकल्प यात्रा, उसमें अहम योगदान निभाने वाले जोत सिंह बिष्ट साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बीजेपी के जो परिवर्तन यात्रा है उसका रोड मैप तैयार करने की भूमिका अदा करने वालों में से एक नरेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला रुख हम जोत सिंह बिष्ट जी के पास करेंगे। बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। बिष्ट जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, थोड़ा तेज बोल लेंगे सर? जी हाँ, कांग्रेसियों का जोश जो है आज दिखाई दे रहा है कुछ। एक बात सर, जी सर, मैं देख रहा था आपने बहुत शानदार तरीके से शेड्यूल बनाया है। इंदिरा गांधी की जयंती पर इसकी शुरुआत होगी और सोनिया जी की जयंती पर इसका समापन होगा, मैं सही हूं सर? जी। और इस दौरान राहुल गांधी जी की भी रैली आयोजित की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होगी राहुल जी इस बैठक के पूर्ण होने पर आए। जी, इस शेड्यूल को बेहद शानदार अंदाज से आप लोगों ने बनाया है। क्या बीजेपी के शेड्यूल को ध्यान में रख के आप लोगों ने ऐसा शेड्यूल तैयार किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ध्यान होगा, हमारी जो कौसानी की बैठक हुई थी जी 24 सितंबर को, 24 उस दिन कौसानी में उस बैठक में बाकायदा ये तय हो गया था कि सतत विकास संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हम स्वर्गीय इंदिरा जी के 100वें जन्म वर्ष के यानी 19 नवंबर 2016 से शुरू करेंगे। और उस यात्रा कार्यक्रम का जो 5 लोकसभा क्षेत्र की 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम करने जा रहे हैं, तो उनकी तिथियों को आगे जाकर के वो सटीक बैठा 9 दिसंबर को माननीय सोनिया गांधी की जन्मदिन पर हम इन यात्राओं को पूरे प्रदेश में करने के बाद पूरा कर सकते हैं। तो उस दिन को यात्रा के पूरा करने के लिए चुना गया। अच्छा, ठीक है सर, 1 मिनट लाइन पर रहेगा। बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। बंसल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में। धन्यवाद, नमस्कार तिलक जी। सर, कैसे हैं आप? ठीक, बहुत बढ़िया। आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। सर, एक बात जानना चाह रहे थे कि हमने आप लोगों का शेड्यूल भी देखा और जो अमित शाह आ रहे हैं, 3 रैली जो संबोधित करेंगे और उनकी जो महत्वपूर्ण अंतिम जो रैली होगी इस सियासी लड़ाई में जो माना जा रहा है वो 7 नवंबर को है। ठीक सर? मैं 7 दिसंबर 7 तारीख को 7 दिसंबर हाँ 7 दिसंबर और ठीक उसके जो है 2 दिन के बाद 9 दिसंबर को राहुल की रैली। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं है। सब राजनीतिक दलों का अपना अपना कार्यक्रम होता है। हम अपने शेड्यूल के हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से कर रहे हैं, जनता फैसला करेगी। अच्छा, चुनावी माहौल बनाने का प्रयास तो आपका भी है, इनका भी है, और इस शेड्यूल के हिसाब से आप लोगों की पूरी कोशिश होगी शाह की रैली के दौरान सारे सवालों का जवाब दिया जाए और अंतिम में अगर राहुल गांधी की जो रैली होती है, आयोजित होती है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस उस माहौल को कम करने की कोशिश में कामयाब हो सकती है जिसका जो माहौल तैयार करने की कोशिश आप कर रहे हैं? देखिए, हमारे सारे कार्यक्रमों के हिसाब से कांग्रेस अपने कार्यक्रम बनाती है। ये डर कांग्रेस में है। अच्छा, हमें कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। हम अपने शेड्यूल से चल रहे हैं। कांग्रेस कोई बात कहती है, उसका जो राजनीतिक जवाब देना होता है वो हम माकूल जवाब देते हैं। हाँ। लेकिन हम कांग्रेस के किसी कार्यक्रम से ना डरते हैं ना भयभीत होते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
जनता की बात कह रहे हैं, जनता को समझ में आ रही है, हमको कोई डर नहीं है किसी तरह का। कांग्रेस कभी हाँ, वैसे भी आप लोगों की तो तीन शाह साहब की रैलियां हैं, इनके यहाँ तो राहुल जी की एक ही रैली है, क्यों बिस साहब? जी मैंने कहा इनके यहाँ तो तीन है शाह साहब की रैली, इनके लिए महत्वपूर्ण है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यक्रम को करने जा रही है, अभी मैं एक और सज्जन का बयान सुन रहा था, मैं आवाज पहचान नहीं पाया। मैं आज इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बंसल साहब की आवाज मुझ तक साफ आ रही है। जी, मैं निवेदन ही कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र करके सरकार को गिराने का काम किया, इस राज्य के विकास को बजट में कटौती करके बाधित करने का काम किया, तो इनको परिवर्तन नहीं बल्कि पश्चाताप यात्रा करनी चाहिए थी। अगर उस बात का पश्चाताप करने के लिए अमित शाह साहब यहाँ आ रहे हैं तो उनका स्वागत, लेकिन अगर वो उत्तराखंड की जनता को एक बार फिर से गुमराह करने के लिए आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता जवाब देगी, कांग्रेस को उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम उनके हिसाब से नहीं तय कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने लगभग 2 महीने पहले सतत विकास संकल्प यात्रा का कार्यक्रम बनाया था। मतलब राहुल जी का एक ही कार्यक्रम मिला है, कार्यक्रम के हिसाब से नहीं बल्कि हमारा ये अपना सुनिए तो सही बिस साहब, मैं कह रहा हूँ राहुल जी का एक ही कार्यक्रम मिला ना अभी तक आपको? मैं बता रहा हूँ ना, एक ही कार्यक्रम में हम एक ही कार्यक्रम करेंगे। हाँ, इनको डर इनको है, इसलिए ये 27 मंत्रियों से लेकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3 बार यहाँ पर बुला रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए इनको डर है 27 मंत्री आएंगे, उसका अध्यक्ष जी की 3 रैलियां होंगी, मोदी जी आएंगे, डर इसलिए गुमराह हकीकत ये अब मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। अब थोड़ा मेरे को भी बोलने का मौका राज्य के अंदर जो विकास के काम किए हैं उनके आधार पर राहुल जी का एक बार आना पर्याप्त है। हाँ, और निश्चित रूप से आप देखिएगा, ठीक है, मेरे सवाल का आपने खुद ही जवाब दे दिया। मेरे को सवाल पूछने दीजिए, अब मेरी बारी। सर, मैंने आप दोनों को बहुत ध्यान से सुना है, अब मेरी बारी आती है। सवाल ये खड़ा होता है कि इसका मतलब ये है, आपके बयानों के हिसाब से ही मैं आपको कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस संगठन का पूरा जोर यूपी में है और यहां पर हार और जीत की जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों के कंधों पर है, यही मान लें हम? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा? हमने राहुल जी से एक कार्यक्रम मांग रहे हैं कि 9 दिसंबर को आदरणीय सोनिया जी के जन्मदिन पर जो हम इन सतत विकास संकल्प यात्राओं को संपूर्णता की ओर ले जाएंगे, तो यूपी उनका हमने आग्रह कर रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद स्टार प्रचारक यूपी में ही हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के साथ जो नाइंसाफी करी है, याद दिला दूं, तो ये एक नहीं 100 कार्यक्रम राज्यसभा हमारा एक कार्यक्रम इन पर भारी पड़ेगा। आपके राज्यसभा सांसद, चलिए ठीक है वो देखेंगे, आपके राज्यसभा सांसद वो भी यूपी में जो है स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं, जिनको यहां होना चाहिए, ये सवाल भाजपा पूछ सकती है, लेकिन वो आपका अपना घर का मामला है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिए, सारी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है, हार भी और जीत भी, इस बात को समझ लीजिए। आला कमान हमने अपने कंधों पर ले रखी है। हाँ, तो दिलचस्पी नहीं ले रहा ना आला कमान, इस बात को कहिए ना। मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। अपने आप इतना सक्षम नेतृत्व है कि हमने जब पीछे मार्च के महीने इन्होंने सरकार को गिराने का काम किया, इनके राष्ट्रीय नेता यहाँ पर थोड़ा रैली के लिए बजाइए, थोड़ा रैली का ताना बाना बुनते रहे, तब भी उत्तराखंड का जो कांग्रेस का नेतृत्व था उन्होंने सारी जिम्मेदारी संभाली। हाँ। और लोकतंत्र बचाओ यात्राओं के माध्यम से सरकार को बचाने का 18 मार्च के बाद से भी आला कमान जो है इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा था और आज भी नहीं ले रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं ये हकीकत है ना, आप बोल गए ना, आला कमान दिलचस्पी नहीं ले रहा था। 18 मार्च के बाद से भी 18 मार्च के बाद से भी इनके नेता दिलचस्पी ले रहे थे, आपके आला कमान नहीं ले रहा था। के कांग्रेस के नेताओं पर आपने खुद कबूल कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का अपने उत्तराखंड के नेताओं पर उत्तराखंड कांग्रेस मतलब हरीश रावत, उत्तराखंड कांग्रेस मतलब हरीश रावत, बात खत्म होगी सर। ये फर्क है सर, मैं समझ गया आप जो समझाना चाह रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस मतलब हरीश रावत, मैं समझ गया आपकी बात। उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत जी है, उत्तराखंड कांग्रेस में किशोर उपाध्याय जी हैं, उसके अलावा हमारे और बहुत सारे वरिष्ठ साथी हैं। ठीक है, मैं समझ सबको मिलाकर के हम इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके कार्यक्रम के हिसाब से हरीश रावत जी सबसे वरिष्ठ हैं, वो हमारे नेता हैं और उनके ठीक है सर, मेरे को बंसल साहब के पास जाना है, बहुत देर होगी, आगे बढ़े। 1 मिनट बिस साहब। बंसल जी ये कह रहे हैं कि बार बार आप बोल रहे हैं नकल कर रहे हैं, अगर ये नकल कर रहे हैं तो ये भी तो अपने केंद्रीय आला नेताओं को दिल्ली से दून बुलाते। आप 27 मंत्रियों को बुला रहे हैं, अपने अध्यक्ष जी की 3 रैलियां करवा रहे हैं, मोदी जी के आने का कार्यक्रम भी लगभग तय है, ये इस तरह की, तो ये तो कह रहे हैं कि डर तो आप लोगों में छिपा है, हम में नहीं, हम तो अकेले ही काफी है। हमारे पास काबिल नेतृत्व है, केंद्रीय मंत्रियों की टीम है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं।
हाँ। इनके पास पहले तो है ही नहीं, और जो है वो भी इनकी यहाँ दिलचस्पी नहीं ले रहे, उनका भी ये उपयोग नहीं कर पा रहे। अब इनकी दुकान खाली है तो हम क्या करें उसमें? दुकान खाली है। हाँ। लाला जी, दुकान किसकी खाली है वो तो पता चल गया मार्च के महीने, जब आपने सरकार गिरा षड्यंत्र किया, तब भी आपका केंद्र के नेता आए थे। हाँ। उस समय क्या परिणाम निकला? दिलचस्पी। और इस समय भी आप लाइए केंद्र के नेताओं को। जिस ढंग से आपकी दिल्ली की सरकार ने हाँ। उत्तराखंड को साजिश के तहत आर्थिक संकट में झोंकने का काम किया, बंसल जी कुछ कह रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, उसका जवाब आप इन परिवर्तन यात्राओं में जब जनता मांगेगी, आपका कोई नेता इन्होंने प्रदेश से राज्यसभा में भेजा है, वो तो उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक बने हुए। नहीं, वो तो मैंने पूछ लिया ना सर, वो तो मैंने पूछ लिया। आपने पूछ रहे, मैं भी पूछ रहा हूँ बीजेपी की तरफ से, ये काहे के आरोप लगा रहे हैं हम पर? उन्होंने जो उत्तराखंड में पास किया है, जो षड्यंत्र किया है, आपके पास तो आ गए सर सारे करके यहाँ पर भ्रष्टाचार का गाना बाना बुना है, जो यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून को तार तार करने का काम किया, उसका जवाब देने के लिए तैयार रही है जनता। इन सवालों के साथ आपकी उन रैलियों में आपसे पूछेगी। सर छोड़िए ना वो बात, कोई जवाब है ना आपके पास? कोई हमारे पास आप तो खाली ऐसे ही बोल रहे हो। जनता के हर सवाल का जवाब है। हमको अगर 4 सवालों के जवाब देने तो आपको 10 सवालों के जवाब देने हैं, और आपके लोग जवाब दे नहीं पाएंगे। आपके मंत्री आ रहे हैं, भाषण झाड़ के चले जा रहे हैं, उत्तराखंड के इससे कुछ नहीं आ रहा है। कुंभ जैसे महापर्व के लिए पैसा नहीं देती है सरकार, आपदा राहत के कार्यों के लिए पैसा नहीं देती, आपदा के पुनर्निर्माण के लिए पैसा नहीं देती है, नमामि गंगे के लिए पैसा नहीं देती है, और गंगा के नाम पे आप वोट मांगते हो। राम मंदिर का निर्माण आप अयोध्या में नहीं करते, राम के नाम पर वोट मांगते हो। ऐसा जो अभी थोड़ा इंतजार करिए, रैली अभी नहीं शुरू हुई है, अभी उत्तराखंड प्राइम चल रहा है, जब रैली शुरू होगी तब ये बातें रखना आप। लेकिन यहाँ पर बंसल साहब एक बात ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है दल बदल करवाया, तमाम आरोप आपके ऊपर, आपके बड़े स्टार प्रचारक सारथी रथ के जो है वो 10 चेहरे बन चुके हैं। ये तमाम सवाल आपको भी जवाब तलाशने पड़ेंगे। इस बात के लिए तैयार है ना बंसल साहब बीजेपी? हम बिल्कुल हर सवाल का जवाब हम देते आ रहे। सवाल ही नहीं है इनके सवाल पर जनता ध्यान नहीं दे रही है। जो हम कह रहे हैं जनता उसको सुन रही है। अच्छा, क्योंकि हम जनता की आवाज बोल रहे हैं, कोई सवाल इस तरह के है ही नहीं है। और जो है मैदान में जा रहे हैं, हर चीज का उत्तर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? आपके अजय भट्ट साहब ने जो उत्तराखंड में 2 यात्राएं करी, पूरी तरह से फ्लॉप रही, लोगों की भीड़ जुट नहीं पाई। अमित शाह जी 3 घंटे अंदर होटल में बैठे रहे हल्द्वानी में। ये इस बात के प्रमाण इनके तिलक जी के टीवी चैनल के रिकॉर्ड में होंगे, और हल्द्वानी की जनता ने देखा है। सर हो गई शांति? जी धन्यवाद। मेरे को बोलने दीजिए सर, धन्यवाद। तो चलिए इंतजार करते हैं रैलियों का। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल जी आपका भी, और बिजली आपका भी, आप दोनों ने अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा भी आपके सामने होगा, और दूसरा मुद्दा भी सियासी नजरिए से आरोपों से आक्रमण का है, जहां पर हरदा का हमला भी है, केंद्र भी है, कटौती भी है, और उस पर किचकिच भी। परिवर्तन यात्रा बनाम सीधे तौर पर सतत विकास संकल्प यात्रा। अब ब्रेक से पहले आपने देखा कि रैली को लेकर किस तरह से भाजपा और कांग्रेस उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके इतर जवाब और वार भी लगातार जारी है। हरीश रावत ने इस दौरान कुछ वार भी किए हैं, पहले वो आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार हरीश रावत ने और क्या क्या कुछ कहा है, और उसके बाद फिर कांग्रेस बीजेपी की प्रतिक्रिया इसी मुद्दे पर लेंगे, और फिर रुख करेंगे उत्तराखंड प्राइम के दूसरे मुद्दे की ओर भी। भाजपा पर राज्य में सुनियोजित तरीके से दल बदल कराने का आरोप भी है, जो मात्र आरोप नहीं है, अब उन पर चस्पा हो रहा है, क्योंकि सब दल बदलू अब भाजपा में हैं, और भाजपा के शीर्ष नेता अब भी दल बदल की भाषा में बात करते हैं, और भाजपा पर यह भी आरोप बिल्कुल सटीक बैठता है कि वो सभी संस्थाओं, जिसमें राष्ट्रपति, न्यायपालिका, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, इंस्टीट्यूशन ऑफ विधानसभा,
सबकी अवमानना कर रहे। भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा इन सभी संस्थाओं के खिलाफ इन्हीं पिछले दिनों लगातार बयान दिए गए हैं, चाहे उनके महामंत्री का बयान गवर्नर के खिलाफ हो, चाहे उनके महामंत्री का बयान स्पीकर के खिलाफ हो, और उससे पहले उनके आंखों के सितारे एक दल बदलू नेता का चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान हो, हाईकोर्ट के खिलाफ बयान हो। उन्होंने, भाजपा ने किसी भी संस्था को नहीं छोड़ा है। अब केवल इंस्टीट्यूशन ऑफ गॉड रह गया जिस पर भाजपा को अब आरोप लगाना बाकी। वाई टू सिंगल आउट गोविंद सिंह कुंजवाल? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की एक संविधानगत सीमाएं हैं, इसलिए वो एक विधायक के रूप में इफेक्टिवली काम कर सकें, इसलिए उनको विवेकाधीन कोष देने का निर्णय उत्तराखंड में किया गया है। तो यहां एक तरफ वार और दूसरी तरफ से पलटवार की दास्तान आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की ओर से अनिल गोयल साहब जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से पृथ्वीराज चौहान साहब जुड़ चुके हैं, महानगर अध्यक्ष दून। पृथ्वी जी, पहले आपके पास आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में आपका। नमस्कार किरण जी, धन्यवाद। कैसे हैं आप? साहब कृपा है आप लोगों की। सर, हमने देखा जिन्होंने रूपरेखा तैयार की इस कार्यक्रम की, हमने उनसे भी बातचीत की। मैं जैसे जैसे चीजों को समझता जा रहा हूं, आप लोगों से पूछता भी जा रहा हूं। इंदिरा जी की जयंती से ये कार्यक्रम शुरू होगा, सोनिया जी की जयंती पर यह समापन होगा, राहुल जी आएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका आगाज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के चुनाव क्षेत्र से आप लोग करने जा रहे हैं। और सुनिए सर, और इसका चौथा चरण जो है, जिस पर मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मैं समझा इसको, चौथा चरण जो है वो पीडीएफ के मंत्री प्रसाद नैथानी के क्षेत्र में जाकर होगा। ये कार्यक्रम बहुत दिलचस्प तैयार किया आप लोगों ने, मानना पड़ेगा। नहीं, कार्यक्रम तो हमारे चलते रहते, पहली बार होना हो रहे हैं। ये तो प्रोग्राम बीसीसी जो भी देती है, जो हमारे देता है, उन प्रोग्रामों को हम आगे बढ़ाते हैं। नहीं, तैयार तो यहीं से होता है ना। आप लोग क्यों अपने आप को कमतर क्यों मानते हैं? तैयार तो यहीं से होता है ना। कहाँ से? आप लोग तैयार नहीं करते क्या कार्यक्रम? नहीं, सब लोग बैठते हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अपनी काबिलियत को कम मत आके ना। बैठता है, हाँ, सब लोग आपस में विचार विमर्श करके प्रोग्राम तय करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम जारी होता है, सब लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। अब ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, मैं अब उस पर आता हूँ, जो जिस सवाल पूछने का मेरा मकसद क्या था कि 5वां चरण टिहरी में है। समझ गए सर, या बात पूरी करूं? 5वां चरण टिहरी में है और आपके कप्तान साहब कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस दौरान टिहरी में मौजूद रहूं, कोशिश करूंगा। अब अध्यक्ष जी है, प्रदेश अध्यक्ष हुई, अब वो कहीं भी पूरे प्रदेश भर में किसी भी जगह पे मौजूद रहते हैं, किसी भी जगह उनके प्रोग्राम हो सकते हैं। अभी तो पूरी पार्टी सामूहिक रूप से सब कार्यक्रम करती है। अब अध्यक्ष जी का, अगर अध्यक्ष जी रहेंगे तो क्यों नहीं रहेंगे? अध्यक्ष जी टिहरी भी रहेंगे, देवप्रयाग भी रहेंगे, काशी भी रहेंगे। सर, उन्होंने जो कहा है मैं आपको बताता हूं, टिहरी लोकसभा की पूरी यात्रा में वो शामिल होने का भरसक प्रयास करेंगे। और वो कहीं उन्होंने ये बात नहीं कही कि मैं इन तमाम जगहों पर रैली में शामिल नहीं होऊंगा, यात्राओं में। ये बात, 1 मिनट लाइन पे रहेगा, 1 मिनट, मैं इससे आगे एक और सवाल पूछूंगा आपसे, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। गोयल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में। जी, धन्यवाद आपका। सर, स्टार वॉर छिड़ने जा रहा है, लेकिन ये अभी भी जतला रहे हैं कि हमारे पास एक ही स्टार है उत्तराखंड में, हरीश रावत, और दिल्ली में राहुल गांधी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, दोनों अपने अपने स्थानों पर जो है, जो पहले से स्थान था उसको खो चुके हैं। राज्य की दुर्दशा आज देखने को सब, उसके एकमात्र जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरीश रावत जी हैं। और देश में जो जिम्मेदार मुख्यमंत्री होता है किसी भी राज्य में, अगर गोयल साहब एक बार फिर से ये बयान दोहराइए आप कि राज्य में विकास अगर नहीं हो रहा उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। हाँ जी, बिल्कुल, पूरी तरह से। आप मानते हैं इस बात को? आप मानते हैं? एक मिनट पृथ्वी जी पूछने दीजिए ना, मेरे को अपने हिसाब से पूछने दीजिए, या आप बैठिए या आप पूछ लीजिए। 1 मिनट रुके पृथ्वी जी। गोयल साहब जी, आप मानते हैं ना? मानना है जो आज राज्य की दुर्दशा है उसके मुख्य कारणदार माननीय हरीश रावत जी हैं। आपने अपने बयान को थोड़ा बदल दिया, आप समझ रहे थे मैंने ये बयान क्यों पूछा आपको दोबारा? वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं,
ये मैं समझता हूँ राज्य की तो इसका मतलब 2012 से, अब सुनिए ना सर, 2012 से 2014 तक जो कुछ हुआ, उत्तराखंड का जो कुछ नुकसान हुआ, आप मानते हैं कि विजय बहुगुणा ने किया? नहीं, पहले आप पूरी तरह से मेरी बात समझिए, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। सर मैं आपकी बात सुन के ही आपको कह रहा हूँ ना। मेरी एक रिक्वेस्ट, जवाब दे दो। चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। मेरा ये कहना है कि जो देश की आज दुर्दशा है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आपसी मोह, और देश ने इतनी बड़ी कीमत दी है कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की जो जुगत में पूरी कांग्रेस लगी रही, उसका परिणाम देश में सामने है। और जिस तरह से हरदा ने 24 घंटे जिस तरह से पिछले समय में जो देश राज्य के साथ किया, उसका खामियाजा भी कांग्रेस भुगतेगी। अब ये हमारी देखम देख कांग्रेस के सोनिया जी इसका शुभारंभ करें और राहुल जी इसको पटाक्षेप करें या कहीं से कहीं चलें, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये कितने भी ऐसे कार्यक्रम कर लें, ये अपने पिछले जो कार्यकाल में जिस तरह की लूटपाट इस राज्य में हुई है 2012 से, बदल नहीं। 2012 से कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कांग्रेस सरकार की बात करूँ। 2012 से जिस भी तरह से इन्होंने 2012 से जिस राज्य गोयल साहब पूरी बात करिए ना, 2012 से लेकर आंकड़ा में 2012 से जोड़ू ना कि 2014 से 15 से? ऐसा होता है, मेरी आप बात समझिए कि जो हरीश रावत जी की पॉलिसी है तानाशाही की, और यहाँ थोड़ा ना बीजेपी स्टैंड क्लियर करिए सर, इस पे विचार करिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। गोयल साहब से एक बात पूछ लीजिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ये खाली लोकतंत्र की हत्या, संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार से चल रही है देश की, उनकी हत्या, उनको कैसे खत्म करके पूरे देश में हिटलरशाही लागू हो मोदी जी के राज में। अच्छा, जवाब ले लेंगे इनसे। अब मेरे को एक जवाब चलते चलते मुझे भी दे दीजिए कि आप लोगों की ये यात्रा है, इसमें पीडीएफ के मंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तिलक जी, ये कांग्रेस संगठन की, कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन चीजों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। अब उसमें जो हमारे पीडीएफ के सहयोगी हैं, सरकार का पार्षद रहे, अगर उनके टाइम पे भी कुछ कार्य कर रहे तो उनको भी लेके जाएंगे। नहीं, आपके अध्यक्ष जी ने जो कहा है मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस की यात्रा है और कांग्रेस के नेता ही इसमें शामिल होंगे। समझ रहे हैं ना आप? ठीक बात है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? कौन? नहीं तो ठीक है, हम तो अपने कांग्रेस का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्यों कैबिनेट में लिए गए फैसले वो भागीदार नहीं थे आपके? आपके भागीदार नहीं थे कैबिनेट में लिए गए फैसले? नहीं, भागीदार है। फिर तो आप बोलिए ना, न्योता देते हैं हम, आइए। अगर आप बोलते क्यों नहीं है न्योता दे रहे हैं? नैथानी जी आइए, दिनेश धने जी आइए, धने जी को न्योता क्यों नहीं देते टीवी में? पृथ्वी जी सोचिए जरा, धने साहब को न्योता क्यों नहीं भेजते? आइए ना, शामिल होइए इस यात्रा में, सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोयल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासी नजरिए से यात्राओं के जरिए अब युद्ध को लड़ने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब रुख उत्तराखंड प्राइम के दूसरे मुद्दे का, जहां पर हरदा का हमला है, केंद्र है, कटौती है, और उस पर शुरू हुई सियासी किचकिच। अस्त्र पुराना है लेकिन बेहद असरदार भी है। आखिरकार सियासी रण में किस अस्त्र का इस्तेमाल कब करना है, यह भी काफी महत्वपूर्ण होता है। शायद हरदा इस बात को बाखूबी जानते हैं और समझते भी हैं, इसलिए ठीक चुनाव से पहले उसी अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस अस्त्र से वो भाजपा को घायल कर सकते हैं। देखिए जरा। एसपीए के अंदर स्वीकृत योजनाओं के अगेंस्ट में धनराशि नहीं मिल रही है। बाहर नियंत्रण के कामों में 30% हमने अपना अंशदान दे करके काम शुरू करवा दिए हैं। पेमेंट लंबित है लोगों के, केंद्र सरकार अपना अंशदान अवमुक्त नहीं कर रही। SC ST के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का मामला बड़ी जद्दोजहद के बाद जब हमने 75 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया, तब अब 52 करोड़ रुपया आया है, और जबकि 123 करोड़ रुपये का ड्यू है SC ST
ओबीसी के छात्र, और ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर। हरदा ने एक बार फिर से अपने उसी अस्त्र को धार देकर इस्तेमाल किया है जिस अस्त्र पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। शायद वो जानते हैं कि बीजेपी के तमाम विकास विरोधी सवालों का जवाब इसी अस्त्र में छिपा हुआ है। तभी तो दीपावली के धूम धड़ाके के तुरंत बाद हरदा ने धूम से दिल्ली सियासी आसमान में रॉकेट छोड़ दिया। केंद्र के सौतेलेपन के किस्सों को हरदा ने पूरे होमवर्क के साथ पानी पी पी कर कोसते हुए सुनाया। प्रोजेक्ट्स कमिटेड हैं, हम हमारी एजेंसी काम करने के लिए लालायित हैं, बल्कि जो नेचुरल जो नॉर्मल उसमें चला आ रहा था काम वो भी ठप हो गया है और हम सब नमामि गंगे कहने में हैं। भाजपा बहुत जोरों से कहती है घोटाला थोड़ा घोटाला, खैर अब तो कहना छोड़ दिया है क्योंकि उनको आपदा विशेषज्ञ वहीं चले गए हैं, घोटाला विशेषज्ञ जो है। लेकिन बहरहाल अरे भाई पैसा दो तब तो कोई बात हो ना। 8,000 करोड़ के करीब का जो है कैबिनेट कमेटी ऑन उत्तराखंड ने जो पैकेज मंजूर किया था, जो पैसा 14-15 तक आ गया, उसके बाद भाई लोगों ने पैसे का पता नहीं थैला कहां बंद कर दिया। इतिहास के पन्ने पलटे तो जब से राज्य में सियासी संकट गहराया तब से राज्य के बजट को लेकर ओहापोह की स्थिति बनी रही। उसको लेकर राज्य की हरदा सरकार ने हमेशा केंद्र सरकार को ही घेरा। केंद्र पर लगातार राज्य को बजट मिलने में देरी का आरोप लगाकर हरदा सरकार ये जतलाती रही कि उत्तराखंड के विकास में केंद्र सरकार का सौतेलापन ही सबसे बड़ी बाधा है, जो कि विकास की राह में रोड़ा डाले हुए है। बजट मिलने के बाद भी सूबे के मुखिया कभी दिल्ली जाकर तो कभी खतों के जरिए केंद्र सरकार और उनके मंत्रियों से लगातार अलग अलग मदों में धनराशि की मांग करते रहे हैं और हर बार ये खबरें मीडिया की सुर्खियां भी बनी रही हैं। ऐसे में हरदा की सियासी सोच एक बार फिर से बीजेपी का विपक्ष के रूप में मुंह बंद करने के लिए उन्हें इसी आरोप का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और मैं भाजपा के नेताओं से जानना चाहता हूं कि वो ऑल वेदर रोड्स का 12,500 करोड़ कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ भगवान 12,500 करोड़ रुपए की वजह 1250 करोड़ के दर्शन करा दो मुझको। हरि दर्शन को प्यासी अखियां, हम तो कह रहे हैं लाओ तो सही है, लाए तो सही है। जो भाजपा के हमारे दिल्ली में स्पोक्स पर्सन हैं, लाए तो कुछ दिखाएं तो सही। कुंभ में हमारे ही एसपीए का 100 करोड़ रुपया एडजस्टेड दिखा दिया, कह दिया अर्ध कुंभ के लिए केंद्रीय सहायता मिल गई 100 करोड़ रुपए की, और एसपीए का पैसा है। मतलब एक योजना की राशि को दूसरी योजना के तहत, जबकि हर कोई जानता है कि अर्ध कुंभ जो है एक अलग मुद्दा है। हरीश सरकार और कांग्रेस संगठन की चिंता सियासी है या फिर विकास की चिंता, बीजेपी के अपने तर्क हैं। कौन सही है और कौन गलत, इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन अहम बात यह है कि राज्य के विकास से जुड़ा ये अहम मसला भी सियासत की भेंट क्यों चढ़ रहा है। अब एक बार फिर सीएम ने चुनावी मौसम में जिस अंदाज से बीजेपी की कमजोर नब्ज को दबाने की कोशिश की है, वो सूबे के विकास से ज्यादा सियासी हितों को साधने का प्रयास ज्यादा लग रहा है। ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की प्रत्याशा में धनराशियां अवमुक्त की जाती है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमेशा मार्च के महीने में कमिट किया जाता है, अलाउ कहा जाता है। ये नहीं देना है। जैसे हम प्रपोजल भेज रहे हैं, ये कहीं का ले रहे हैं और कुछ उसमें ऐसी क्वेरी भेजा जा रही है, मैं जब बताऊंगा कभी मैं उसको जारी करूंगा आपको, तो हास्यास्पद है। स्टेट मस्ट नो, इस राज्य को मालूम होना चाहिए कि क्या खेल हो रहा है। माना जा रहा है कि हरदा की कोशिश ये जतलाने की है कि केंद्र की मोदी सरकार राज्य के विकास के लिए धनराशि मुहैया नहीं करा पा रही है और इसीलिए सूबे में कई विकास काम अधूरे पड़े हैं।
चुनाव चौखट पर है और मोदी जल्द ही देवभूमि की सरजमीन पर आएंगे ही आएंगे। और वो आएंगे तो बिहार की तर्ज पर राज्य को विशेष पैकेज की सौगात के साथ साथ बहुत कुछ देकर जाने की घोषणा भी करेंगे। ऐसे में हरीश रावत को इल्म है कि यही मुफीद वक्त है जब केंद्र की कथनी और करनी में फर्क दिखाया जा सकता है। तभी उन्होंने एक बार फिर से प्रहार करने का प्रयास किया है और ये प्रयास आगे और भी तेज होगा, ये तय है। कैमरामैन सुमित डबराल के साथ प्रवीण कुमार, जैन टीवी, देहरादून। तो अब आप समझे होंगे हरीश रावत ने वही पुराने अस्त्र का इस्तेमाल किया है जिसके जरिए कई बार उन्होंने उत्तराखंड भाजपा को घायल करने की कोशिश की है और काफी हद तक वो इस मसले में कामयाब भी हुए हैं सियासी नजरिए से। इस वक्त हीरा सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पार्टी के वरिष्ठ चेहरे भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में से एक भी हैं। उनके पास रुक करें, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड प्राइम के सवाल, आज के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको जरा उठा लेते हैं। सीएम के केंद्र पर आरोप विकास की चिंता है या फिर सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत? सवाल यह भी कि क्या बीजेपी की सबसे कमजोर नब्ज है पूरी तरह यह सियासी मुद्दा? राज्य में विकास पर सियासत कितनी वाजिब? सवाल यह भी। केंद्र पर ठीकरा फोड़, हरीश रावत ने क्या बीच का रास्ता निकाल लिया है जिस अंदाज में वो अपनी बात को रख रहे हैं? और अंतिम सवाल ये कि भाजपा के पास इस मुद्दे की काट मौजूदा वक्त में क्या कुछ है? इस वक्त हीरा सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनके पास रुक करते हैं। बिष्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? ठीक है सर, आप तो बहुत अनुभवी चेहरे हैं कांग्रेस के। इससे पहले तो हमने कभी इस मुद्दे पर इस तरह की सियासत नहीं देखी। ये विकास की चिंता है या फिर सिर्फ सियासत है कि भाई हम तो विकास करना चाह रहे हैं, केंद्र पर ठीकरा फोड़ दें, हमें पैसे नहीं मिल रहे? नहीं, केंद्र पर ठीकरा फोड़ने की बात नहीं है जी। जितने पर्वतीय राज्य हैं उत्तराखंड में, उनमें से एक नया राज्य भी, हमारी भौगोलिक परिस्थिति का, सामाजिक परिवेश, हमारा नया उदय राज्य, इन सबको केंद्र की सहायता के बिना जी आगे बढ़ना बहुत दुर्भर होगा। इसके बाद भी हमारी हरीश रावत सरकार, सेंटर ने अनुदान का, ग्रांट का 3 महीने विधानसभा में जो हंगामा हुआ, खरीद फरोख्त बीजेपी ने कराया, उसकी वजह से काम बाधित हुए हैं। ठीक, अगर हमारे 3-3, 4-4 मंत्रियों को केंद्र सरकार ने यहाँ पर प्रभारी बनाया जी, तो अच्छा होता कि जब वो आ रहे तो यहाँ कुछ घोषणाएं कर जाते जी, कुछ लेके आ जाते पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए, राज्य के विकास, तो अच्छा होता। हाँ। हम ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी, हम तो अपनी बात कहेंगे ही, राज्य सरकार कहेगी, हर राज्य सरकार अपेक्षा करती है केंद्र से मदद मिलेगी, जो बजट हम प्रस्तावित करें बजट स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये ऐसा क्यों हो रहा, ये तो बात का जवाब देगा। लेकिन बिना केंद्र के हम सारी योजनाओं को कितने करना राज्य के लिए दूभर हो जाएगा। इतने संसाधन हमारे पास नहीं है कि हम संसाधनों को बहुत अधिक डेवलप कर सके। जो है उससे राज्य का खर्चा भी चल रहा है, कर्मचारी प्रधान प्रदेश है, यहाँ नॉन प्लान में बहुत पैसा खर्च होता है। तो इसलिए सारी बातें उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही। केंद्र ये भी तो कहे कि हम इस मद में ये दे रहे, इस मद में दे रहे, मंत्री आए हम उनका स्वागत करते हैं। आकर ये भी तो कहें कि ये योजना आपकी है, हम इसको स्वीकृत करें, इतना पैसा दे तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात कही। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात कही। मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा बीजेपी से। एक मिनट सर लाइन पे रहेगा। बीजेपी की ओर से मुन्ना सिंह चौहान साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में। धन्यवाद तिलक जी। सर, हमारे साथ बिष्ट साहब भी जुड़े हुए हैं और इस बात को हम इसलिए समझना चाह रहे थे आप दोनों से क्योंकि आप दोनों विधायक आप रह चुके हैं और लंबे अरसे से जो है बिष्ट साहब भी सियासत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उत्तराखंड की सियासत के बड़े चेहरे भी हैं। मैं इस बात से समझना चाह रहा था कि जो बात हरीश रावत ने एक बार फिर से दोहराई है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, उन्होंने बकायदा पूरी लिस्ट जारी की है, कहां कहां किस किस मदों में पैसा नहीं मिल रहा उसका जिक्र भी किया है। बार बार ये आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं, आप लोग सफाई देते हैं कि नहीं केंद्र सहयोग कर रहा है। अब बिष्ट साहब कह रहे हैं कि अगर आपके केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो हमें यह बताइए कि किस योजना के तहत उन्होंने कितना पैसा आवंटित किया उत्तराखंड को और कौन सी योजना वो पूरी करने जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मुझे आज प्रसन्नता इस बात की है जी कि सामने आप बिष्ट जी को रख करके बात कर रहे हैं और बिष्ट जी के बारे में मैं जानता हूँ वो बहुत गंभीर रूप से बात करना पसंद करते हैं जी।
और उस नाते उनका मैं बहुत सम्मान भी करता हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार नहीं दर्जनों बार हम इस बात को कह चुके हैं कि यदि वो अक्रॉस द टेबल बैठे, चुनौती दे चुके हम लोग, बैठे योजनावार चर्चा करें, जो एनुअल आउटले है उसके हिसाब से चर्चा करें, योजना स्कीम वाइज चर्चा करें, और हम साबित करेंगे कि पूर्व की सरकारों के मुकाबले कितना अधिक धनराशि का आवंटन नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया। ठीक, अंतर सिर्फ एक बात का है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। अंतर इस बात का है कि पहले इनको बिना हिसाब किताब खाता ना भाई हरीश राव जो कहें वही सही, उसी तर्ज पर धनराशि मिल जाया करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सरकार का पूरे देश व्यापी एक ट्रेंड है कि वो तमाम सारी जो सेंट्रल स्कीम्स है और जो सेंट्रल फंड्स है और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और उसके अलावा जो स्टेट को केंद्रांश जाता है, वो सब चीज में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन उसका मांगते हैं। ठीक है, जो राज्य प्रभावी तरीके से यूटिलाइजेशन देते हैं। उत्तराखंड की दिक्कत इस बात की है कि इनके पास आज भी मैं कह रहा हूँ, बिस जी मेरी इस बात को गौर करें, 480 करोड़ रुपए पार्किंग में पड़ा हुआ है पैसा। 400 फिगर दे रहा हूं मैं, 480 करोड़ पार्किंग में है, पार्किंग ऑफ फंड्स है, जो कानून इजाजत नहीं देता। और दूसरी तरफ ये थैला लेकर के हरीश रावत जी अपना ठीकरा केंद्र पे फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात, मैंने दोनों बातें सुनी आपकी। सर प्लीज एक मिनट बिस साहब, मैं आपसे ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि आप लोग, क्योंकि एक बुद्धिजीवी चेहरों में से एक हैं, पार्टी के उन चेहरों में से हैं जो एक लंबे वक्त से राजनीति करते हैं, जिनको मालूम है कि आखिरकार सियासत नहीं बल्कि विकास कैसे करना है। तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि कांग्रेस आखिरकार विपक्ष पर जो आरोप लगा रही है, आप लोग किस तरह का तुलनात्मक अध्ययन चाह रहे हैं? सर एक छोटा सा ब्रेक लेना है बिल्कुल मुझे। मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि आप लोग चाह क्या रहे हैं कि किस तरह से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, ताकि हम विपक्ष से यह पूछ सके कि आप बताइए कि यह रिकॉर्ड है, आप बताइए कि आखिरकार इस मद में आप लोगों ने सहयोग क्यों नहीं किया। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो ब्रेक के उस पार एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से वार हुआ, पलटवार हुआ। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मसला सीधे तौर पर केंद्र से कटौती का जुड़ा हुआ है। इस वक्त बीजेपी की ओर से मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस की ओर से हीरा सिंह विज साहब जुड़े हुए हैं। विज साहब, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था आपके लिए। सवाल यह था कि विपक्ष बार बार ये कहता है कि नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग जो कह रहे हैं वो सच अधूरा रख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, आपके राजनीतिक ज्ञान के हिसाब से मैं उस चीज को समझना चाहूंगा कि क्या तुलनात्मक अध्ययन हम किस तरह से करें और विपक्ष को यह पूछें कि आपने इस मद में पैसा नहीं दिया। किस तरह का तुलनात्मक अध्ययन आप लोग चाह रहे हैं? तुलनात्मक अध्ययन सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य की प्रस्तावित योजना का, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो टूरिज्म किसी की भी हो, जो योजनाएं भारत सरकार करके पैसा देती है, पहले योजनाएं का नीति आयोग हो गया है, वो ये बता दे। हम आरोप ही लगा रहे, लेकिन हमारी आवश्यकता को, राज्य की मजबूरी को केंद्र को समझना चाहिए। और अगर केंद्र विभिन्न योजना में जो प्रस्तावित योजना, मुख्यमंत्री कई बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे, सभी मंत्री जो आज से सबसे मिलकर मुख्यमंत्री ने निवेदन किया, जब कोई योजना में दे दो, हमें इस योजना में दे दो, हमें इस योजना में दे दो। और सेंटर का अधिकार है कि वो अपने दिए पैसे का हिसाब किताब राज्य से मांगे। तो वो विभिन्न योजना में कहाँ कितना पैसा दिया, वो पारदर्शिता रहेगी, तो सेंटर को क्रेडिट जाएगा। अगर उन्होंने हमारी आवश्यकता को पूरा किया, हमको इससे पर्दा नहीं डालने की कोशिश करेंगे। हम वास्तविकता हकीकत से जनता को रूबरू करना चाहते हैं कि हमें जो विकास में दिक्कत आ रही, हमारी योजनाएं लंबित हैं, हमें उसके अनुरूप पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए परेशानी हो रही। परेशानी के बाद भी राज्य सरकार
विकास के कामों को गति दे रही है। इसमें ये बात भी शामिल कर ली जाए। प्रत्यारोप का मामला नहीं है। हाँ, ये बात को मदद संरक्षण देनी चाहिए राज्यों को, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों को। ठीक है, वो अपेक्षा अनुरूप हमको पैसा मदों में नहीं प्राप्त हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। कोई उसमें आरोप की बात नहीं है, विकास की बात है। केंद्र राज्य में संबंध मजबूत रहे, अच्छे रहे, हम उस दिशा में पहल कर रहे हैं। ठीक है बिस साहब, फिर हम इस बात को साथ जोड़ लें कि पूर्व की यूपीए सरकार से भी तुलना करनी चाहिए, जिस आंकड़ों का जिक्र आप लोग कर रहे हैं। जी क्या सवाल? मैंने कहा कि इस बात की आपकी बात में मैं ये भी जोड़ लूं कि पूर्व की जो यूपीए सरकार थी उससे भी इस बात का आंकड़ा हिसाब किताब पूरा करना चाहिए कि यूपीए सरकार ने कितना दिया था, जिस बात का आरोप आप लोग बार बार लगा रहे हैं। गारंटेड हम कह रहे हैं यूपीए सरकार का बजट देख ले विभिन्न मदों में, और आज का बजट देख ले, हम बड़े फख्र से कह सकेंगे कि उस समय का हर बजट बहुत अधिक था। सर प्लीज, समय का अभाव है मेरे पास, बिल्कुल। इतनी परेशानियां उत्तराखंड ने झेली तो उस समय भी केंद्र मनमर्जी का पैसा दिया। तो उस तरह से एक मिनट चौहान साहब प्लीज, मैं इनसे आपका सवाल का जवाब ले रहा हूँ। हाँ बोलिए चौहान साहब। तिलक जी बिस जी के सम्मान और अनुभव को के कारण मैं बहुत तीखी प्रतिक्रिया तो नहीं दे रहा हूँ जी, लेकिन ये कहना मेरी मजबूरी है जी कि बिस जी ये भी बता दें कि 1500 करोड़ रुपए प्रथम बार कैंपा का पैसा केंद्र सरकार ने दिया, जो यूपीए के दौरान एक पैसा नहीं मिला, 1000 नहीं, एक पैसा नहीं मिला। दूसरा, पंचायतों को जिसमें उत्तराखंड का 95% भूभाग कवर होता है, पंचायतों को जो आउटले है वो 5-6 गुना बढ़ाया गया है जी। और ये गांधी का ग्राम स्वराज का बजट था, उससे भी इनके पेट में दर्द हो गई। मुख्यमंत्री जी प्रधानों को चिट्ठियां लिखने लग गए कि भाई लोगों, मेरे घोषणाओं के काम तुम अपने प्रधान निधि से सैंक्शन कर देना। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो उत्तराखंड में कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है, ठीक, उसका आउटलेट 300 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 942 करोड़ रुपया की योजनाएं सैंक्शन की गई। अब बाकी तो मैं अब थक गया हूँ, और अगर रोड की बात करते हुए, एनएचए की बात करते हुए, उसका भी जिक्र किया सीएम साहब, उसका भी जिक्र किया। इसी तरह सवाल तो जवाब तो दीजिए। ये तमाम सारी योजनाएं उत्तराखंड में हमें तुलनात्मक अध्ययन फिर उस हिसाब से भी करना पड़ेगा, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बार बार कि यूपी 2 से तुलना करिए ना हमारी, फिर हम बताते हैं। ठीक, फाइनल स्टेटमेंट बिष्ट साहब आपका। ये सब मैं बड़े ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ जी, कि जो हमारी आवश्यकताएं है, जो हम बजट केंद्र से मांग रहे हैं, वो इन्होंने कहा कि औद्योगिक पैकेज यूपीए सरकार ने खत्म कर दिया, तो इन्होंने कौन सा औद्योगिक पैकेज दे दिया? उद्योगों को संरक्षण मिलता, लोगों को संरक्षण मिलता। वो सहायता जो 80% केंद्र को वहन करनी चाहिए नए राज्य के लिए, उससे हमको कोई मदद उस मद में नहीं मिली। विभिन्न योजनाओं में पैसा आया, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि जितना यूपीए सरकार ने दिया उससे अभी कम है, और रो रो करके योजनाओं को खींच करके पैसा दे रहे। केंद्र ले हिसाब अपने पैसे का, उसका अधिकार है कि इतना पैसा दिया, कहाँ खर्च हुआ, राज्य सरकार को देना होगा, हम देने को तैयार है। ठीक है, वो हिसाब भी देना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। एक तरफ से मुन्ना सिंह चौहान और दूसरी तरफ से हीरा सिंह बिष्ट साहब के बयान आपने सुने। आइए जरा सीएम साहब ने केंद्रीय मंत्रियों का लगातार देवभूमि आना और 2 केंद्रीय मंत्रियों पर सीधे तौर पर निशाना साधा, सुनिए जरा सीएम साहब ने क्या कुछ कहा, और फिर उसके बाद चलते चलते रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको। केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत है। अब प्रधान जी के स्वागत के लिए तो मैं, धर्मेंद्र के स्वागत के लिए तो मैं ढोल नगाड़े लेकर के तैयार हूं। अरे वो 50 करोड़ रुपया तो दे दो, स्टेडियम बन करके तैयार भी हो गया। सारा देहरादून, सारा उत्तराखंड जानता है कि इट वाज अ कमिटेड मनी सीएसआर में। हमारे राज्य के अंदर हेडक्वार्टर है, हमारे ओएनजीसी बिलोंग्स टू उत्तराखंड। आप यहाँ राजनीतिक कामों के लिए ओएनजीसी से पैसा दिलवा रहे हैं, अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पैसा दिलवा रहे हैं, और जो एक सार्वजनिक कार्य के लिए है, पैसा नहीं दे रहे। शिक्षा मंत्री जी यहाँ पधारे, उनका स्वागत करते हैं, मगर उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि में एक बहुत ही अपमानजनक बयान दिया। कहा कि भाजपा को जिताइए और सैनिक स्कूल पाइए।
मतलब वीर चंद सिंह गढ़वाली का बलिदान का इतना मूल्य भी भाजपा ने नहीं लगाया उनके रक्षा मंत्री ने कि उसके लिए एक कह देते सैनिक स्कूल खोल रहे हैं। ये कहा पहले भाजपा को वोट दो तब तुमको सैनिक स्कूल देंगे। पब्लिक छाया हुआ है दुनिया भर में। स्वीकृति योजनाओं के में जो केंद्रांश है वो अवमुक्त नहीं किया जा रहा है। नमामि गंगे और स्वच्छ भारत। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं। इस रिपोर्ट के साथ छोड़ के जा रहे हैं, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी 18 अक्टूबर की ही तो बात है जब सीएम हरीश रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक और खत लिखा था और इस खत के जरिए राज्य सरकार ने केंद्र से 3284 करोड़ रुपए की मांग की थी। बकायदा इस पत्र के बाद सूबे की सियासत में पत्र पर पॉलिटिक्स भी जमकर हुई। मगर इन दिनों हरदा सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए परिवर्तन यात्रा को कामयाब करने में जुटी भाजपाइयों के हौसलों को पस्त करने के लिए हरदा ने भी केंद्र के सोतेलेपन के किस्सों को सुनाना शुरू किया तो भाजपाइयों से भी सहन न हुआ। बीजेपी का कहना है कि सीएम हरीश रावत बार बार अपनी नाकामयाबी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने का लंबे वक्त से प्रयास कर रहे हैं, मगर उत्तराखंड की आवाम सब जानती है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं। जिस दिन आप पिछले माह गडकरी जी से मिलकर आए थे, सुबह आप उनसे मुलाकात करी थी और शाम को मैं गडकरी जी के पास था। 2000 करोड़ रुपया ऑल वेदर रोड का रिलीज हो चुका है। मैं बड़े पुख्ता जानकारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। और इसी प्रकार पीएमजीएसवाई का 760 करोड़ रुपए जारी हो चुका है। इसी प्रकार टिहरी झील के लिए 130 करोड़ रुपए जारी किया है और मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकारा है। जब सरकार का सचिव इस बात की बयान अखबार में दे कि केंद्र की सरकार से हमें इतना पैसा मिला है तो वो सही होता है। तो मुख्यमंत्री जी तो अपनी खामियां छिपाने के लिए, अपनी कमियां छिपाने के लिए अपने आप कुछ करते नहीं और सारी की सारी बात केंद्र की ओर मोड़ देते हैं। उत्तराखंड का अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। और जिन वर्तमान घोषणाओं की बात कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी बहुत शीघ्र ही उत्तराखंड आएंगे और 11,700 करोड़ की ये योजना है वो शीघ्र ही प्रारंभ होगी और इससे उत्तराखंड का कायाकल्प होगा। थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, ये होने वाला है। तो इसके बारे में पहले हमारे कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। और जहां तक सवाल है केदारनाथ का, तो हम ये कहेंगे कि पहले तो केदारनाथ में जो आपदा में घपला किया गया उसका हिसाब दे। 1500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने भेजा था, उसका हिसाब इनके पास नहीं है। और यहाँ तक कि इन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा का भी प्रयोग किया, सारे पैसे बर्बाद किए गए और हेलीकॉप्टर में जो प्रयोग किए गए अपनी राज्य सरकार के खड़े रहे और ये बाहर की एजेंसियों को उसमें लगाते रहे। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जांच की उसकी जरूरत है। वहीं हरदा के केंद्र पर ताजा हमले के बाद कांग्रेसी भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने ये साबित करने का पूरा प्रयास किया कि राज्य के विकास के लिए धनराशि की जरूरत है और उत्तराखंड अपना हक केंद्र से लंबे वक्त से मांग रहा है, मगर केंद्र ने सहयोग करने की बजाय हरीश रावत सरकार को गिराने की कोशिश की। कांग्रेसियों ने यह भी समझाने की कोशिश की कि सीएम हरीश रावत जो बातें कह रहे हैं उसका मकसद राज्य के विकास से जुड़ा है, सियासत से नहीं। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सांसदों को निशाने पर लेते हुए उनकी काबिलियत पर भी सवाल उठाने में देर न लगाई। मेरे विचार से नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि यहाँ से तो 5 सांसद हैं और 5 सांसद क्या होते हैं, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में सही स्थान उत्तराखंड को नहीं दिया। उनको ये समझना चाहिए, जैसे वो कहते हैं कि साहब ऋषिकेश में वो रहे, जगह जगह वो रहे, उनके सम्मानित गुरुजी भी यहाँ रहे। तो जब वो यहाँ आए थे मैंने कहा था कि भाई कुछ गुरुदक्षिणाएं दे दो उत्तराखंड को। वो गुरुदक्षिणा उन्होंने ये दी कि हमारी
सरकार का कत्ल करने का काम किया। और नहीं तो किस मुंह से वो उत्तराखंड की जनता के सामने अब वोट मांगने जाएंगे। मेरे ख्याल से इस पर उनको विचार करना चाहिए। मैं पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूँ। नमामि गंगे के लिए उन्होंने पैसा नहीं दिया, ग्रामीण स्वच्छता अभियान का पैसा काट दिया। और इनकी हिम्मत और साहस देखो मोदी जी और उनकी सरकार की कि 150 करोड़ रुपए जो अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी उस पर पैसा नहीं दिया। नीति आयोग ने 763 करोड़ रुपए का उत्तराखंड सरकार को कमिटमेंट दिया था कि इन 763 करोड़ की योजनाओं पर आप काम करें। राज्य सरकार ने काम कराया, अब केंद्र सरकार ने वो पैसा नहीं दिया। तो इस ढंग से 3,500 करोड़ तो सीधे सीधे कटौती थी, उसके अलावा 2-3 हजार करोड़ की कटौती और। स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि केंद्रीय सरकार के कोई मंत्री किसी प्रदेश का दौरा करते हैं तो सामान्य रूप से ये माना जाता है कि शिष्टाचार के नाते जो उनका विभाग है उसके माध्यम से कोई ना कोई कार्य उस स्टेट में किए जाएंगे। तो यहाँ तो हमने जब केंद्रीय मंत्रियों को देखा तो पता लगा कि वो वहाँ से सरकार तोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री आते रहे पिछले दिनों, जो हमारी सरकार को उन्होंने अभ्यस्त किया। तो अब जो अन्य मंत्री आ रहे हैं तो उनसे हमें कोई भी ऐसी आशा नहीं है कि उनका पहला कार्यकाल हम देख चुके हैं कि विधायक तोड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए भरपूर उन्होंने कार्यक्रम बनाया। अब आप समझ लीजिए कि 5 जिनके सांसद होंगे उनके भी अपने क्षेत्र हैं, सांसद भी किसी न किसी क्षेत्र से चुने गए हैं। आप बता दीजिए कोई सांसद बता दें जिसमें केंद्रीय मंत्री बन गए हैं कि इन 2.5-3 वर्षों की जो उनकी केंद्र की सरकार है वो सांसद आकर के बताएं कि इन 3 वर्ष में फला मंत्री के माध्यम से मैं ये एक घोषणा प्रदेश के लिए लेके आया हूँ। अगर एक भी ऐसी घोषणा हुई हो, ऐसा कार्यक्रम हुआ हो, कोई सहायता प्रदेश को दी गई हो तो मैं सांसद अनुरोध करता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे आएं और मीडिया के माध्यम से बताएं। जग जाहिर हो चुका है कि उत्तराखंड राज्य के साथ लगातार दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है और उत्तराखंड के हमारे जो 5 सांसद हैं वो भी उत्तराखंड की आवाज को दिल्ली के अंदर नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि 5 सांसद अगर किसी बात को कहते तो मैं मानता हूं कि ऐसा ना होता। लेकिन उसके बावजूद भी कुंभ भी चला गया, केदारनाथ आज हमारे कपाट बंद हो गए हैं, उसके बाद जो है हमारे जो रायपुर में स्टेडियम था उसका पैसा देना था उसके अंदर नहीं दिया है, तो और भी हमारी जो कंपोनेंट प्लान की जो योजना है उसका पैसा नहीं दिया है। बहुत सारी योजनाओं का पैसा जो है केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद माननीय हरीश रावत जी ने सीमित साधनों के अंदर राज्य को विकास की ओर अग्रसर किया है। जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की यहाँ की जो सरकार है इस राज्य की उत्तराखंड की उसके साथ द्वेष भावना से काम कर रही है। कोई विकास कार्यों के लिए कोई पैसा नहीं दे रही है, यहाँ तक कि झूठा प्रचार कर रही है, नमामि गंगे के नाम पर झूठा प्रचार कर रही है कि